संस्कारों की अपेक्षा सिर्फ बहू से ही क्यों? कलावती, कलावती, कोई है क्या घर में? मालती जी ने घर के अंदर झांका और जोर जोर से कलावती जी को आवाज लगा रही थी। अरे कौन है जो इतनी जोर जोर से मेरा नाम चिल्ला रहा है? अरे मैं हूँ मालती। अरे मालती तुम तो इतना चिल्ला क्यों रही हो? सीधे घर में आ जाओ ना। कलावती जी बोली, नहीं नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही हूँ तो तुम्हारी बहू को लगे कि कोई भिखारन आ गई है दरवाजे पे और भगा दे मुझे। ऐसे कैसे भगा देगी? अभी तो मैं बैठी हूँ, ये मेरा घर है। मैं भी देखती हूँ तुझे कौन कैसे भगा देगा। दोनों बड़ी ज़ोर से हंसने लगी और फिर शुरू हो गई इधर उधर की बातें। तभी कलावती जी की बहू प्रज्ञा ट्रे में पानी के ग्लास लेकर आती है। वो किचन में खाना बना रही थी। जैसे ही उसने उन दोनों की आवाज़ सुनी, वो पानी लेकर आ पहुंची, क्योंकि अगर थोड़ी भी देर हो जाती तो पता नहीं उसके बारे में क्या क्या बातें बनाई जाती। जैसे ही वो पानी के गिलास रखकर मुड़ी, मालती कहने लगी, क्यों भाई कलावती, तेरी बहू को शायद ये पता नहीं कि जब कोई बड़ा घर में आता है तो घर की बहू को उसके पैर छूने होते हैं। कलावती बोली, अरे माँ बाप ने जब कोई संस्कार दिए ही नहीं होंगे तब ना मालूम होगा। बस लटका दी मेरे बेटे की गली में। कभी भला नहीं होगा ऐसे लोगों का। उतने में प्रज्ञा बोली, माँ जी, आपको जो कुछ कहना है मुझसे कहिए। मम्मी पापा को क्यों कोसती हो? हाय राम, तेरी बहू की तो जबान भी बड़ी तेज है कलावती। अरे मालती, मैंने तो ये सोच के अपने बेटे का ब्याह किया कि एक अच्छी बहू मिल जाएगी और वो भी अपनी घर गृहस्थी ठीक से शुरू करेगा, पर यहाँ तो उल्टा ही हो गया और अब तो मैं ही भारी होने लगी हूँ इन्हें। सामने से दरवाजे से अंदर आते हुए बेटे को देखकर झूठे को आंखों में आंसू लेकर बोलने लगी। अरे माँ जी, प्रज्ञा बोली। उतने में बेटा अपनी माँ को रोता हुआ देख आग बबूला हो गया। बात क्या हो रही है ये ना जानते हुए रोहित ने प्रज्ञा के एक थप्पड़ जड़ दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ से ऐसे बोलने की? माफ़ी मांगो उनसे। कलावती तो मन ही मन बड़ी खुश हुई। माँ जी, गलती हो गई मुझसे, और रोते रोते अपने कमरे में चली गई। ऐसा ही कुछ बहुत बार हुआ। कलावती अपनी बहू और बेटे में इसी तरीके से लड़ाई लगाती और प्रज्ञा को दबा के रखती, और रोहित भी बिना कुछ जाने प्रज्ञा पर हाथ उठाता। लेकिन प्रज्ञा घर में लड़ाई ना हो इसीलिए कुछ नहीं बोलती थी। कुछ दिनों बाद प्रज्ञा की बहन की शादी पक्की हो गई। घर के सभी लोग 2 दिन पहले ही वहां पहुंच गए थे। इन 2 दिनों में भी प्रज्ञा की सास का मुंह फुला हुआ ही था। हमारा तो किसी ने कोई मान सम्मान ही नहीं किया, बस यही बड़बड़ाती रहती। आज शादी का दिन है। प्रज्ञा के पापा बड़े ही बारीकी से सारी तैयारी देख रहे थे। बारात दरवाजे पर पहुंचने ही वाली थी। प्रज्ञा भी तैयार होकर बाहर निकली तो क्या देखती है कि उसके पापा रोहित के सामने हाथ जोड़कर खड़े हैं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। वो पास जाती है। उसके पापा कहते हैं कि जमाई बाबू, गलती हो गई हमसे, शादी की दौड़ भाग में आपका ठीक ढंग से ध्यान नहीं रख पाए। रोहित बोला, ऐसे कैसे हो गया? बड़ा जमाई हूँ मैं इस घर का। मान सम्मान करना कैसे भूल गए आप लोग? कर्तव्य है ये आपका। सभी लोग उन दोनों की बातें सुन रहे थे। आप ये क्या बोल रहे हो? सभी लोग देख रहे हैं। मान सम्मान के नाम पर आप लोगों ने कितना कुछ करवा लिया मम्मी पापा से, फिर भी आप पापा को ही दोष दे रहे हो। प्रज्ञा बोली, तेरी बहुत जबान चलने लग गई है। लोक लाज सब छोड़ दी है तूने। और रोहित ने प्रज्ञा के एक थप्पड़ जड़ दिया। अपनी आंखों के आगे अपनी बेटी को ऐसा देख उसके पापा रोने लगे। अब कैसे तेरी अक्ल ठिकाने पर आई और बोलती बंद हो गई? तुझे ऐसे ही हर बार तेरी औकात याद दिलानी पड़ती है, और आप जब तक नाक रगड़कर मुझसे माफ़ी नहीं मांगोगे तब तक मैं प्रज्ञा को अपने साथ नहीं ले जाऊंगा। संभालो अपनी बेटी, रखो अपने पास। रोहित बाप बेटी की तरफ देखकर बोला। प्रज्ञा के पापा का तो दिमाग चलना ही बंद हो गया। शादी के समय लड़का बहुत ही अच्छा और संस्कारी है ये बताकर शादी की गई थी। अपनी बेटी सुख में रहेगी ये सोचकर उसका हाथ रोहित के हाथों में दिया था, और आज वो उन्हीं के सामने उनकी बेटी पर हाथ उठा रहा है।
मैंने क्या कहा, सुनाई नहीं दिया? रोहित बोला। अभी के अभी या तो नाक रगड़ो और नहीं तो मैं चला। पापा ने प्रज्ञा की तरफ देखा। अपनी बेटी का संसार बचाने के लिए ये करना ही होगा। जैसे ही वो वे नाक रगड़ने के लिए नीचे झुके, उतने में प्रज्ञा ने उन्हें पकड़ लिया और बोली, नहीं पापा, आप किसी के भी आगे मेरे लिए नाक रगड़ोगे नहीं। जो इंसान मेरे पापा का आदर नहीं कर सकता, उसका ना होना ही बेहतर। इतना सुनते ही रोहित गुस्से में तमतमाते हुए बोला, बड़ी चर्बी चढ़ गई है तुझे मायके आके, अभी उतारता हूँ। जैसे ही रोहित ने मारने के लिए हाथ उठाया, तब तक तो प्रज्ञा ने ही रोहित के थप्पड़ लगा दिया। वो बोली, आज तक बहुत सहन कर लिया, पर अब और नहीं। घर में लड़ाई ना हो इसीलिए हर बार मैं चुप हो जाती और तुमने उसी का फ़ायदा उठाया। अगर तब मुंह खोला होता तो आज ये नौबत ही नहीं आती और ना तुम्हारी हिम्मत होती इतने लोगों के बीच मेरे पापा का यूं अपमान करने की। हर बार तुम्हारी माँ गलती ना होकर भी मुझे ताने मारती, मेरे माँ बाप को कोसती, मेरे संस्कारों पर उंगली उठाती, पर फिर भी मैं चुप रहती, क्योंकि मेरे माँ बाप ने संस्कार ही वैसे दिए थे। चाहे हमें पसंद हो या ना हो, फिर भी हमें बड़ों का सम्मान करना चाहिए। और तुम्हारे संस्कार कहाँ गए? या तुम्हारे माँ बाप तुम्हें संस्कार देना ही भूल गए? लगता है कि संस्कारों की उम्मीद सिर्फ बहू से ही है, बेटे से नहीं। गलती ना होते हुए भी तुम मुझ पर हाथ उठाते हो, तो आज गलती तुम्हारी है, तो मार खाने की भी तो तैयारी तुम्हें रखनी पड़ेगी। जैसे तुम्हें तुम्हारे माँ बाप का अपमान सहन नहीं होता, बिल्कुल वैसे ही मैं अपने माँ बाप का अपमान सहन नहीं कर सकती। ये तमाशा उसकी सास भी देख रही होती है। प्रज्ञा बोली, क्यों माँ जी, मेरे तो बड़े संस्कार निकालती थी, आज अपने संस्कार भी निकालो ना। तुम्हारा बेटा गलती ना होने के बावजूद मेरे पापा का अपमान किए जा रहा है, तो अब बोलिए ना कुछ उसे। मेरे ऊपर जब उसके सामने इसने हाथ उठाया तो सब चुप थे, और जब मैंने हाथ उठाया तो सब बातें बनाने लगे। मार क्या सिर्फ एक औरत खाएगी? एक औरत के ऊपर हाथ उठाकर एक पुरुष को क्या उसका पुरुषत्व सिद्ध करना होता है क्या? मेरे पापा का अपमान करके अगर मेरी घर गृहस्थी बचती हो तो नहीं चाहिए मुझे ऐसी घर गृहस्थी। और वहाँ से रोते हुए चली जाती है। वहाँ जितने भी लोग खड़े थे, सभी सर नीचे करके खड़े थे, क्योंकि वो जो कुछ भी बोली सब सत्य था। रोहित को भी अपनी गलती का एहसास हुआ और वो भी वहाँ से गर्दन नीचे करके चला गया। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी आप लोगों को कैसी लगी, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। कहानी अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।